बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने ओहम्स लॉ डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि ओहम्स लॉ जो होता है वो क्या कहता है, या ओहम्स लॉ हमें किस चीज के बारे में बताता है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ओहम्स लॉ का जो है वो ग्राफ डिस्कस करेंगे कि ओहम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटा कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी, उससे पहले भी ओहम्स लॉ के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि ओहम्स लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। मतलब मेटेलिक कंडक्टर्स में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के होता है। बाकी सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अंदर भले आप पोटेंशियल कितना भी अप्लाई कर ले, लेकिन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल नहीं होता। तो ओम्स लॉ के फॉलो न करने का मकसद है कि ऐसी चीजों के अंदर करंट और पोटेंशियल का जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि ओहम्स लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही है, और मेटेलिक कंडक्टर्स ही जो होते हैं उनके अंदर करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाए, ठीक है, तो ग्राफ हम बनाते हैं और ग्राफ से हम देखते हैं कि ग्राफ हमें कौन सी चीजों के बारे में बताता है। इससे पहले बेटा बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि करंट जो होता है वो स्केलर है या टेंसर है। बेटा टेंसर एक अलग चीज होती है। टेंसर की रैंक्स होती हैं, रैंक 1 के होते हैं, रैंक 2 के होते हैं। तो टेंसर के अंदर तो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। इसलिए आप ज्यादा इसको यहाँ पे आपके पास टेंसर नहीं है, उसकी रैंक्स आप जब बनाओगे तो उसके अंदर वेक्टर भी आते हैं, उसके अंदर स्केलर भी आते हैं। टेंसर कोई ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं है कि वो आप करंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, वेक्टर की अपनी टेंसर के अंदर रैंक होती है। तो आप जनरली आपके लिए स्केलर है। ठीक है। तो ये खामखाजे जो टेंसर है या मुख्तलिफ पता नहीं कहाँ से सुनते हो, तो टेंसर उनको कहें जिसने आपको सुनाया है कि टेंसर पढ़ेंगे, टेंसर क्या है। इस तरह से करंट को टेंसर करना, ये वो टेंसर तो सब है, किस किस को टेंसर नहीं करोगे। तो आपके लिए करंट जो होता है वो स्केलर होता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ओहम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो बेटा पहली बात ये हुई कि लाइन ऑफ आई वी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स जिनको ओहमिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है, ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स को हम ओहमिक कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये किसको फॉलो करते हैं, ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और आपको पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो होता है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन इस बात की इंडिकेशन होती है कि उनमें दोनों चीजों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूँ बेटा।
ठीक है, उसी चार्ट के हिसाब से मैं जो है वो आगे ग्राफ की तरफ जो है प्रोसीड करूंगा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके ऊपर पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर इस तरह से आपको चार्ट दिया जाता है बेटा और उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई होती है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ओहमिक कंडक्टर है या नहीं है बेटा। सपोज करें इस तरह से आपके पास जो है वो आई है और वी है बेटा, ठीक है। अगर इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आपको दी जाती है इस तरह से बेटा, करंट, सपोज करें करंट जो है एम्पियर्स के अंदर है और पोटेंशियल वोल्ट के अंदर। सपोज करें करंट 1 एम्पियर है और पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है। करंट 2 एम्पियर बनता है, 20 वोल्ट बनता है। करंट 3 एम्पियर बनता है, 30 वोल्ट बनता है। करंट 4 एम्पियर बनता है, 40 वोल्ट बनता है। ठीक है, ये हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा में कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी इस तरह से आपको दो चार्ट दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें बताएं कि कौन सा कंडक्टर ओहमिक है। तो बेटा आप क्या करोगे कि इसके अंदर आप रेशियो लोगे। आप क्या करोगे बेटा, आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा, तो आर इज इक्वल टू बेटा वी अपान आई निकाले। बेटा वी है 10/1 इज इक्वल टू 10। बेटा आर फिर निकाले, 20/2 इज इक्वल टू 10। और फिर निकाले 30/3 10। और फिर निकाले 40/4 10। मैंने कहा था ना, रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करती ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा कंडक्टर जिसकी दी गई डेटा से आप जब आर फाइंड करें तो हर डेटा से अगर आर सेम आता है तो वो ओमिक कंडक्टर। अगर आपको इस तरह से चार चार्ट दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कंडक्टर ओमिक कंडक्टर है, तो चारों चार्ट्स का आप रेशो ले, जिसका रेशियो बराबर आए हर कंडीशन में, आप कहोगे वो ओमिक कंडक्टर है। क्योंकि ओमिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो होती है वो सेम रहती है, पोटेंशियल के और करंट के चेंज करने से चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस चेंज होती है लेंथ से, एरिया से, टेम्परेचर से, जिनको डायमेंशंस कहा जाता है। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर का मकसद होता है लेंथ, एरिया और वायर होती है बेटा। इस तरह से इसकी फिजिकल कंडीशंस है। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाए बेटा, तो आप इसका ग्राफ इस तरह से ले सकते हैं बेटा। सपोज करें कि ये मैं जैसे आपके बुक में दिया गया उसी तरह से बनाता हूं कि आपके बुक के अंदर वर्टिकल एक्सिस पे करंट दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज दिया हुआ है। ये करंट है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप पोटेंशियल शो करोगे, ठीक है। सेम मैं लेता हूं बेटा, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये हो गई हमारे पास बेटा 4। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर बेटा। यहाँ पे आप बना ले बेटा, ये 10 है, ठीक है। ये हमारे पास बेटा 20 है, ये हमारे पास बेटा 30 है और ये हमारे पास हुआ 40 वोल्ट बेटा, ठीक है, पोटेंशियल का। अब देखिए बेटा ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा बेटा। ग्राफ जो होता है उसको आप इस तरह से बनाओगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा इस तरह से, ये पॉइंट बनेगी बेटा, ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा बेटा। और इस तरह से बनाओगे तो ये ग्राफ जो बनेगा ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्योंकि ओमिक कंडक्टर के अंदर करंट और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ।
लेकिन जो नॉन ओमिक होते हैं बेटा, नॉन ओमिक जो कंडक्टर्स होते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। जैसे पंजाब के अंदर दो ग्राफ्स दिए गए बेटा, इस तरह से नॉन ओमिक होते हैं बेटा। नॉन ओमिक का ग्राफ इस तरह से होता है बेटा कि अगर इस तरह से आप बनाओगे तो इस तरह से भी जा सकता है या इस तरह से भी जा सकता है। तो ये जो होता है ये सेमीकंडक्टर्स का है, ये फिलामेंट्स वगैरह का, टंगस्टन वगैरह का है, ये पंजाब के अंदर लिखे हुए बेटा। ये टंगस्टन वगैरह का है और ये सेमीकंडक्टर का है। तो कर्व्ड लाइन इंडिकेट करती है कि करंट जो होता है इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं, कि जितना पोटेंशियल बढ़े उतना करंट ना बढ़े तो ग्राफ क्या बन जाएगा, कर्व्ड बन जाएगा। लेकिन जितना पोटेंशियल बढ़े उतना ही करंट बढ़े तो ग्राफ जो बनता है वो बन जाता है स्ट्रेट लाइन बेटा। अब जो ग्राफ होता है बेटा उसके अंदर दो चीजें होती है, ठीक है। अब यही ग्राफ आप इस तरह भी बना सकते हैं, मैं एक और भी पैटर्न में बना देता हूँ इसको। ये नॉन ओमिक का है बेटा। अब इस ग्राफ को मैं इस तरह भी बना सकता हूँ बेटा, कभी कभी इस तरह भी दे दिया जाता है कि v यहाँ पे दिया जाता है और I यहाँ पे दिया जाता है, फिर भी क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट ही बनेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये अगर आप I यहाँ पे रखो, v यहाँ पे रखो, जैसे अपने बुक्स के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप v यहाँ पे रख दो और I यहाँ पे रख दो तो भी ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो होती है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आता, इसके अंदर आई और वी के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता। अब ग्राफ के अंदर बेटा एक होता है स्लोप, ठीक है बेटा, ग्राफ का होता है एक स्लोप। स्लोप का मकसद क्या होता है बेटा, स्लोप का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ है बेटा, आई और वी के दरमियान ग्राफ है, यहाँ पे हम आई की वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे वी की, मैं दोनों बना लेता हूँ बेटा इस तरह से कि यहाँ पे मैं वी लेता हूँ और यहाँ पे आई लेता हूँ, वैल्यूज कैसे भी पुट करे बेटा। अब ग्राफ जो होता है बेटा इन दोनों का तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, आई वी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन बनेंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओमिक कंडक्टर की, और ओमिक कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर जो करंट और पोटेंशियल का डायरेक्ट आपस में ताल्लुक होता है, इसलिए करंट और पोटेंशियल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर इस ग्राफ का देखते हैं बेटा तो इस ग्राफ का एक होता है स्लोप बेटा, ठीक है बेटा, ये ग्राफ का होता है बेटा स्लोप। स्लोप का मकसद है ये एंगल बेटा थीटा, इस ग्राफ का भी ये हो जाएगा बेटा स्लोप। अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो ये हो जाएगा बेटा स्लोप, ठीक है। अब ये जो होता है बेटा ये हमारे पास स्लोप, स्लोप का मकसद होता है थीटा, और स्लोप का मकसद आपको पता है कि जितनी ये लाइन ऊपर की तरफ होगी, हम कहेंगे जितना ये लाइन ऊपर खड़ा होगी तो खड़ी लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं स्लोप ज्यादा है, जितनी ये नीचे लाइन होगी हम कहेंगे उसका स्लोप कम है। जैसे कोई चढ़ाई होती है बेटा इस तरह से वर्टिकल ज्यादा होती है, हम कहते हैं उसका स्लोप ज्यादा है, और जो इस तरह से थोड़ी सीधी होती है हम कहते हैं उसका स्लोप कम है। स्लोप का मकसद है कि वो चीज कितनी वर्टिकल की तरफ है हॉरिजेंटल से, तो ये एंगल जो होती है ये हमें बताती है बेटा कि ये इस तरह से इसका स्लोप है। बेटा ये आई है तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा, ये वी है तो यहाँ पे भी वी हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं बेटा तो इसका स्लोप इस तरह से बन जाएगा, आप इन दोनों को बेटा अलग कर दे इस तरह से, बेटा स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ बेटा, ठीक है बेटा,
ये जो स्लोप होता है बेटा, ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ग्राफ हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर के अंदर। तो परपेंडिकुलर होता है बेटा आई, और ये होता है बी, और ये आल्सो इक्वल होता है बेटा टेन थीटा में। इसका मकसद है कि इसका जो स्लोप होता है ये बराबर होता है आई अपॉन वी इज इक्वल टू टेन थीटा। और आपको पता है कि आई अपॉन वी, ठीक है, आपको पता है कि आई अपॉन वी किसको शो करता है बेटा, के कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस को जाहिर करता है बेटा। इसका मकसद है कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ रिप्रेजेंट्स कंडक्टेंस, ठीक है, ये किसको जाहिर करता है बेटा, कंडक्टेंस को जाहिर करता है। अब अगर इसका ग्राफ हम करें बेटा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ बेटा, जिसमें वी वर्टिकल पे रखी जाती है, आई हॉरिजेंटल पे रखी जाती है। फर्क देखे बेटा, दोनों एक चीज है नहीं है। इसमें आई जो होता है वर्टिकल पे, इसमें वी जो होता है वो हॉरिजेंटल पे। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो इसका स्लोप जो होता है बेटा वही से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टेन थीटा बेटा, और ये किसके बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका स्लोप जो होता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका स्लोप जो होता है, फर्क देख ले, दोनों सेम चीजें नहीं है। इसमें वर्टिकल पे आए है, इसमें हॉरिजेंटल पे भी है। इसमें वर्टिकल पे वी है, हॉरिजेंटल पे आई है। तो आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। अब अगर इस तरह से आप देखें इसमें से, तो क्वेश्चन पहला ये हो सकता है, इस तरह से मैं आपको मुख्तलिफ ग्राफ बना के बताता हूं बेटा, कि अगर इस तरह से आपको दिया जाए कि इस तरह से हमारे पास आई और बी का इस तरह से ग्राफ दिया जाए, और उसके अंदर अगर आपको मुख्तलिफ लाइंस दी जाए बेटा इस तरह से, इस तरह से बेटा मैंने तीन लाइंस ड्रॉ की है बेटा। आप कह ले इसको बेटा, ये कंडक्टर वन है, ये कंडक्टर टू है बेटा, ये कंडक्टर थ्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी कंडक्टेंस हाई है बेटा, ठीक है, इसकी कंडक्टेंस आप कह ले K1, इसकी कंडक्टेंस आप कह ले K2, इसकी कंडक्टेंस आप कह ले K3 बेटा, ठीक है, तीन है इनकी कंडक्टेंस है बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा, इसकी थीटा वन बनती है, इसकी थीटा टू बनती है, इसकी थीटा थ्री बनती है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि आप यहां पे अगर देखें तो टेन थीटा वन, ठीक है बेटा, ये लेस देन है टेन, या थीटा के सेंस में लिख ले बेटा, थीटा वन, थीटा वन बेटा लेस देन थीटा टू लेस देन
θ3। तो स्लोप अगर हम बनाए बेटा, स्लोप 1 लेस देन स्लोप 2 लेस देन स्लोप 3। इसका मकसद क्या हुआ, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कंडक्टेंस सेंस में कंडक्टेंस K1 लेस देन K2 लेस देन K3। आप कहेंगे या इस तरह भी लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस 3 है, सबसे कम कंडक्टेंस जो होती है वो किसकी है, वो है हमारे पास कंडक्टर 1 की कंडक्टेंस सबसे कम है और कंडक्टर 3 की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आप कर सकते हैं कि ये कंडक्टेंस 1, 2 और 3 के सेंस में इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। रेजिस्टेंस का भी ऐसे ही बना सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस का आप बनाए तो भी इस तरह से बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का भी मैं बना देता हूं यहाँ पे कि अगर इस तरह से ग्राफ आप बनाए और उसके अंदर आप रेजिस्टेंस को शो करें बेटा, इस तरह से कि अगर आप इस तरह से देखते हैं बेटा, तो इसकी कंडक्टेंस कम है तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो होगा बेटा ये होगा, ऑर्डर देखे तब्दील हो रहा है, क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस का कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर हम यहां पे कर रहे हैं बी और यहां पे कर रहे हैं आई। तो बेटा जिसकी रेजिस्ट कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं नेम भी वही दे देता हूं बेटा, सेम नेम देता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास कंडक्टर 3 बेटा, ये हो जाएगा कंडक्टर 2 बेटा, ये हो जाएगा कंडक्टर 5। जिसकी कंडक्टेंस कम होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, आप बना लें बेटा एंगल्स θ3, θ2, θ1। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे बेटा कि θ1 जो होती है ग्रेटर देन θ2 है, ग्रेटर देन θ3 है। तो इसके अंदर आप कहोगे स्लोप 1 ग्रेटर देन स्लोप 2 ग्रेटर देन स्लोप 3। स्लोप रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 2 ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 3। इस तरह से आप करोगे तो इस तरह से ग्राफ से आप मुख्तलिफ डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो है वो ये स्लोप जो होता है इस ग्राफ का वो हमें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब आ जाते हैं, ग्राफ के अंदर सिर्फ स्लोप नहीं होता, ग्राफ के अंदर एरिया अंडर कर्व होती है बेटा। अब ये एरिया अंडर कर्व क्या होती है बेटा, एरिया अंडर कर्व आपको पता है, ग्राफ आप पढ़े हुए हो बेटा। एरिया अंडर कर्व ऑफ आई वी ग्राफ। ठीक है, अब देखें बेटा, अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं बिटवीन आई एंड वी, इस तरह से बेटा आई और वी के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हुआ हमारा आई, ये हुआ हमारा वी, ये इसमें एरिया में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, एरिया जो होती है वो सेम चीज के बराबर है, चाहे आई वी ग्राफ की हो चाहे वी आई ग्राफ की हो। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि सपोज करें कि ये हमारे पास इस तरह से, अगर ये हमारे पास बेटा एक ग्राफ है
तो इसके एरिया अंडर कर्व ये हो जाएगा। अगर आप देखोगे बेटा तो ये इस तरह से होता है। ये यहाँ पे बेटा अगर आप देखते हो कि ये साइड पे आई है तो ये आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी बेटा, ये एरिया हो जाएगी। और ये जो एरिया होती है ये आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, ये एरिया जो होगी ये आप फाइंड करोगे लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, v इंटू आई अपान 2। और आपको पता है बेटा v इंटू आई पावर डिसिपेशन के बराबर हो। आप पढ़े हुए हो, इंट्री टेस्ट के हो, अगर आपने पावर डिसिपेशन नहीं पढ़ा तो उसका अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हो जाएगा एरिया किसके बराबर हो जाती है बेटा, फॉर डिसिपेशन के बराबर हो जाती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होता है तो पावर डिसिपेशन कितना होता है, वो आता है एरिया अंडर कर्व से। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास ओहम्स लॉ। ठीक है, और इसका ग्राफ जिसको हमने डिस्कस कर लिया बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बेटा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो करता है, तो जब वो करंट फ्लो करता है तो बेटा कल मैंने जो शाम को पीडीएफ भेजा था, जो एररलेस और उनसे जो पॉइंट्स जो मुझे बेहतर लगी मैंने कलेक्ट करके भेजी थी, उनके अंदर पहली पॉइंट के अंदर थोड़ी मिस्टेक है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस का मकसद है कुलियन ऑफ एटम विथ एटम। एटम विथ एटम नहीं होता बेटा, कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम होता है। उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो करंट जब उस कंडक्टर से गुजरता है, तो मैंने कल भी आपको कहा था कि करंट जो होता है वो कोई कंडक्टर खाली नहीं होता कि उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाए। कंडक्टर अंदर एटम्स मॉलिक्यूल से भरा हुआ होता है। इसलिए होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है और वो एटम्स मॉलिक्यूल भी खामोश नहीं बैठे होते। आपको पता है हर चीज का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते, एटम्स वाइब्रेट करते। तो होता क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरता है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कुलियंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन से जो कुलियन करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लूज हो जाती। किसी बच्चे ने भेजा कि डिस्ट्रॉय, क्या बेटा लूज डिस्ट्रॉय बात सेम होती है। लूज का मकसद भी वही होता है, डिस्ट्रॉय का मकसद भी वही होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं, कुलियन की वजह से उनकी वेलोसिटीज कम हो जाती है। तो वेलोसिटीज के कम होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जो मजबूर करता है करंट को फ्लो करने के। कंडक्टर के अंदर नहीं होती। अगर किसी बुक के अंदर लिखा है तो ये नहीं उसका सेंस होता कि वो अंदर ही ऐसे गुजरती है लाइन, अंदर नहीं गुजरती। उसका मकसद है अक्रॉस। अक्रॉस का मकसद होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की ऐसे समझी जाती है कि जैसे कंडक्टर के अंदर नहीं होती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, तो ये होता है बेटा कि रेजिस्टेंस का रीजन क्या होता है। रेजिस्टेंस का रीजन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो मॉलिक्यूलर कुलियन। कल मैंने ये रीजन भी लिख दिया था। और हमने कल पढ़ा था बेटा कि ये जो रेजिस्टेंस होती है बेटा,
ये बस यहाँ पे लिख दिया, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये मैंने जनरल रिजल्ट, गलती कोई नहीं बेटा, ये डिवाइड है, मैंने जस्ट इसको बैलेंस किया है। आप भले इसके आगे ये साइन लगा दे, कोई मसला नहीं। गलती नहीं है, मींस यहाँ पे बताना ये एरिया पावर डिसिपेशन, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है बेटा, कांस्टेंट तो नहीं आता, कांस्टेंट कैलकुलेशन के अंदर है। आप इसको इस तरह से एरो दे दिए आप, ठीक है। अब आप इक्वल ना करें, बस एरो दे दिया है कि एरिया पावर डिसिपेशन, इसमें बेटा कांस्टेंट तो कैलकुलेशन के अंदर होता है, फिजिकल क्वांटिटी एरिया है पावर डिसिपेशन, ठीक है बेटा। तो रेजिस्टेंस जो होती है आपको पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ। कंडक्टर की जितनी लंबाई ज्यादा होगी उसके अंदर पावर डिसी सॉरी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तो जितनी लंबी कंडक्टर होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर जो होगा उसके अंदर उसको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बेटा। अगर कोई थिक कंडक्टर है तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होती है। अब थिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे कम होती है, टर्म मॉलिक्यूल तो उसमें भी होने, बेटा ऐसा होता है कि जो थिक कंडक्टर जिसकी एरिया बड़ी होती है ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना तो उसको जब पोटेंशियल देते हैं, अगर 10 वोल्ट की बैटरी एक पतले कंडक्टर के साथ कनेक्ट करें, 10 वोल्ट की बैटरी एक थिक कंडक्टर के साथ कनेक्ट करें, तो 10 वोल्ट की बैटरी उस थिन कंडक्टर से कम इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि उसमें है ही फ्री कम, और जो थिक कंडक्टर है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएगी क्योंकि उसमें है ही ज्यादा। तो इसलिए ये होता है कि थिन कंडक्टर के साथ जब कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कम करंट फ्लो करता है, और थिक कंडक्टर में जब हम करते हैं उसमें चार्जेस फ्री ज्यादा होती है, ज्यादा, क्योंकि नेचर ऑफ कंडक्टर पे तो डिपेंड करता ही करता है। तो मींस जो थिक कंडक्टर होता है ज्यादा चार्जेस होने की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करते हैं, करंट ज्यादा होता है, हम कहते हैं रेजिस्टेंस कम हो गई। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, पहली बात ये हुई बेटा, दूसरी बात ये हुई, तीसरी बात ये हुई बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बेटा। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है बेटा, ठीक है। तो ये जो मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मैं क्लियरली लिख रहा हूं बेटा, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से कोई भी कंडक्टर है बेटा, इस तरह से बेटा हमारे पास सपोज करें आयरन है, और हमारे पास सपोज करें कॉपर है, ठीक है। ये आयरन है और ये हमारे पास कॉपर है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन नहीं बेटा, थेरेटिकल टेम्परेचर है, केल्विन तो होना नहीं है, सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर कोई भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हम रखते हैं बेटा, अगर 0 डिग्री रखते हैं और उसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो उस वक्त 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस आती है उसको आर नॉट कहा जाता है। आर नॉट बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, आर नॉट कहते हैं। तो ये आर नॉट का फार्मूला है बेटा, ये जो आप पढ़ते हो कि आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आपको पता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर, यहाँ पे नेचर का आता है रो इज इक्वल टू द रो एल अपॉन ए। आर नॉट का फार्मूला बेटा, ये जो रेजिस्टेंस आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हो
वो आपको मिलती है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला आपको रेजिस्टेंस देता है 0 डिग्री सेल्सियस बेटा। अब यहाँ पे ये रो क्या होता है बेटा? रो नेचर ऑफ कंडक्टर पे करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर को शो करता है। यहाँ पे रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो को हम कहते हैं बेटा रेजिस्टिविटी। और आपके बुक के अंदर रेजिस्टिविटी, ठीक है, या इसको हम कहते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा आपने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है? स्पेसिफिक हीट किसको कहा जाता है? मीन्स पर्टिकुलर डायमेंशंस पे स्पेसिफिक हीट होती है, 1 किलोग्राम की होती है। जिसके अंदर चीज मास फिक्स हो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से और ये जो रो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती। अब रो का मकसद क्या? इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का क्या मतलब बेटा? रेजिस्टिविटी का मकसद है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग, सिंपल मैं लिख रहा हूं बेटा, हैविंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके बुक के अंदर जो वैल्यूज दी गई ना वो सब जीरो की दी गई, इसलिए फार्मूला जीरो के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे ना वो उस कंडक्टर की 0 डिग्री पे होगी, हर टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस नहीं होगी, वो जीरो पे। ये बेटा आप इसको अब ध्यान से समझे बेटा, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या? अगर आप कोई ऐसा कंडक्टर लेते हो, सपोज करें आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, या ये कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर का अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जनरल टर्म है बेटा के अपोजिशन टू द करंट। रेजिस्टिविटी एक स्पेशल केस है कि आप कहेंगे कि अगर आपके पास ऐसा कंडक्टर हो जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उस कंडक्टर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, उस वक्त उसमें से करंट गुजारे, उस वक्त उसको जो रेजिस्टेंस वो जो दे उसको क्या कहा जाता है? उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। आप कहेंगे आप कोई ऐसा कंडक्टर लो जिस कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसका टेम्परेचर 0 रखो, उसमें से करंट गुजारो, उस वक्त जो वो रेजिस्टेंस देगा वो रेजिस्टेंस 0 डिग्री हो, वो कहलाएगी रेजिस्टिविटी। मींस स्पेशल कंडीशंस पे, स्पेसिफिक कंडीशंस पे रेजिस्टेंस कोई भी हो सकती है। जब आप किसी भी जनरल कंडक्टर की अपोजिशन देखते हो वो रेजिस्टेंस, लेकिन अपोजिशन टू द करंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कि कोई भी कंडक्टर हो उसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब करो, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री करो, उस वक्त वो जो टोटल रेजिस्टेंस दे रहा होता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Resistance depends upon length, area, temperature. Resist नेचर, एक फोर्थ बात नेचर में भूल गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस में यहाँ पे लिख लेता हूं। फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी में एरिया लेंथ फिक्स, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स, जैसे स्पेसिफिक हीट होती है ना उसमें मास तो वॉल्यूम 1 किलोग्राम फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से रेजिस्टिविटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। तो आप कहोगे कि रेजिस्टिविटी, यहां पे मैं लिख देता हूं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर।
टेम्परेचर से चेंज होती है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भेजूंगा बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए 1-2 दिन के अंदर। तो की मेरे पास बनी हुई नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा, सिंपल है, तो वो किया बना लीजिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, आप समझते हो कि पूछने की जरूरत है तो पूछें, नहीं तो सिंपल जैसे करंट और ये आम सी चीजें होती हैं जो एक चीज तय होती है, उनका कोई आंसर होता नहीं। जैसे किसी, जैसे मैंने पीएमसी के कल पेपर बेटा भेजे ना, वो जो पीएमसी ने की दी हमने वही लगाई, हमने कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किए, जस्ट जैसे पेपर पीएमसी ने दिए थे हमने वैसे ही लगा दिए उसके अंदर। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पे, सिंपल सा प्रॉब्लम, उसका आंसर गलत लिखा हुआ, उसका आंसर है ही नहीं। तो बेटा अब ये चीज पूछने की नहीं होती, आप भी माशाल्लाह इतने पढ़े हुए हो, क्या क्यू दिया हुआ टी दिया हुआ है, अब मैच नहीं करता है आंसर गलत है। अब इस इतना इत्मीनान अपने आप, कॉन्फिडेंस पैदा करें, इतना इतना डिपेंडेंट ना बने कि वो आए, क्यू अपॉन टी का आंसर भी अगर मैच नहीं और आप कंफ्यूज हो, नहीं ये की तो सही होनी चाहिए। अब क्यू दिया, टी दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे कि उसका आंसर गलत है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। एतमाद पैदा करें, सेल्फ डिपेंडेंस पैदा करें, डिपेंडेंस कम से कम करें टीचर के ऊपर, डिपेंडेंस कम से कम करें, टीचर को एज अ गाइड लें। ऐसे नहीं हर चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना तो आगे आपको बहुत सारी मुश्किलें होंगी। अपने आप में एतमाद पैदा करें, जो कॉन्सेप्ट आपका सही है उसके ऊपर जो चीज सही आ रही है वो सही है, आपकी सही है, वो हो सकता है मेरी गलती हो सकता है किसी और की गलती हो सकता है किसी और की बनाने वाले की गलती हो। तो जरूरी थोड़ी होता है जो की बनी हुई होती है आप कहते हो कि नहीं वो सच्ची होगी, हो सकता है हमारी मिस्टेक हो, आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आप अपने अंदर एतमाद पैदा करें। ठीक है, तो इन सिंपल सिंपल चीजों को आप इस तरह से, इतना हेवी। और दूसरी बात मैं आपको पहले भी कहता हूँ बेटा, आप अपने सिलेबस के अंदर, किसी बच्चे ने कल का इंस्टेंटेनियस करंट कैसे फाइंड करें, इंस्टेंटेनियस के अंदर कैलकुलस लग, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, जो टी स्क्वायर के अंदर नहीं इक्वेशंस दी गई होती है हम फाइंड कर, तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन है उसके अंदर आप कहाँ जाओ। अब आप इंटर की मैथ पढ़ोगे तब जाके आप इंस्टेंटेनियस करंट, आपके पास है ही नहीं इंस्टेंटेनियस करंट, क्यों उसके अंदर जाके फंसे हो। कहते हैं कि हमें किसी बच्चे ने कहा आउट आते, नहीं आएंगे आप, अगर 4-5 आ गए तो क्या उस आउट के चक्कर में आप 200 क्वेश्चंस को बिगाड़ के बैठ जाओगे, बस उन पांचों को करने के पीछे भागते रहोगे। कुछ आप खुद जो होता है ना, वो कुछ आप खुद सेंस करें कि ये चीज आपके पास है, ये नहीं है, उसको छोड़ दे, उसमें ज्यादा से ज्यादा 5-10 आएंगे ना, फिर भी अगर 10 को निकालते हैं तो भी 200 क्वेश्चन बचेंगे पीछे, 200 मार्कें अगर आपकी आ गई, वो 10 नहीं हुए तो भी कुछ नहीं, आपकी पोजीशन आ जाएगी पूरे पाकिस्तान में। तो इसलिए कुछ कुछ ख्याल कर, ठीक है, कल डिस्कस कर। टेस्ट एक्सप्लेनेशन भेज दिए, जो मैं बोलूंगा ना वो मैंने लिख के भेज दिए, ठीक है ना, जो मैं बोलता यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर बोलता आप लिखते, वो मैंने लिख के भेज दिए, वो तो आपके पास रिटन फॉर्मेट में बनी, सिंपल सी, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, वो जिस कॉन्सेप्ट की